हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसका हमने पार्ट 4 तक देखा है। आज हमें पार्ट 5 देखना है। क्या देखना है आज हमें? तो आज हमें पार्ट 5 देखना है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले जो हमने पार्ट 4 तक देखा है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम नाम से चैनल में। उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं। साथ में ADEO नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ भी आपको छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की जितनी क्लासेस अभी तक हुई हैं आपको मिल जाएंगी। तो ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम आपके किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो है ADEO का एग्ज़ाम, जहाँ पे डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं पंचायती राज से। फिर उसके बाद जो आप CGPSC CG व्यापम के द्वारा आयोजित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उन सभी में पंचायती राज जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के रूप में अभी के समय में यदि आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक देख लिया था? तो हमने देख लिया था चैप्टर नंबर 2 तक। क्या हमने देख लिया था क्या? हाँ, हमने चैप्टर 2 तक देखा था। आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें जो है चैप्टर नंबर 3 से देखना है। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स। अध्याय 3 हमारा क्या है? पंचायतों की स्थापना। क्या है? पंचायतों की स्थापना। मेरी ऐसी उम्मीद है कि हमने अब तक जितना देखा है पार्ट 4 तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर रिवीजन की तरह आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका हम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आपसे सभी क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं पंचायतों की स्थापना के विषय में क्या बताया गया। हमने धारा 7 तक देखा है, आज हमें धारा 8 से स्टार्ट करना है। धारा 8 हमारा क्या है? तो पंचायतों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। तो पंचायतों का गठन के संबंध में यहाँ पे क्या बताया? देयर शाल be constituted for the purpose of this act a ग्राम पंचायत for a village, a जनपद पंचायत for a block, a जिला पंचायत for a district। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 3 tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। कौन सा है? तो ग्राम पंचायत कहाँ होता है? तो गांव में होता है। ब्लॉक में खंड स्तर पर क्या होता है? तो जनपद पंचायत होता है। जिले में क्या होता है? तो जिला पंचायत होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। धारा 9 क्या है हमारा? तो धारा 9 हमारा बोलता है सेक्शन नंबर 9 इज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। इट इज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। पंचायत की अवधि के बारे में धारा 9 में लिखा हुआ है। धारा 9 किसके अंतर्गत आता है? तो अध्याय 3 के अंतर्गत आता है। अध्याय 3 क्या है? तो पंचायतों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायत का गठन कहाँ दिया हुआ है? तो धारा 8 में दिया हुआ है, जहाँ पे क्या कहा गया है कि गांव में क्या होगा? तो ग्राम पंचायत होगी। खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? तो जनपद पंचायत होगी। और क्या बताया गया? जिला में क्या होगा? तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत होगी। समझ में आया? अब आइए उसकी अवधि हम जानते हैं कि इनकी अवधि क्या है। तो एवरी पंचायत शाल कंटिन्यू फॉर 5 years। कितने की अवधि है? तो 5 साल की अवधि है। कब से कब तक है? तो फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड अंडर दिस एक्ट। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक से नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी, और तब तक नहीं जब तक कि इस अधिनियम के तहत जल्द ही भंग ना हो। यानी कि जिस भी दिन पहली मीटिंग हुई है, पहली बैठक हुई है पंचायत की, उस दिन से लेकर के जो नियत तारीख है, यानी कि 5 साल की अवधि जब तक संपूर्ण नहीं हो जाती तब तक इसकी अवधि बनी रहेगी, बशर्ते कि बीच में इसे भंग ना कर दिया जाए। यदि भंग कर दिए तब कहाँ पूरा कर पाएगी 5 साल। ठीक है, फिर क्या है? पंचायत के गठन के लिए एक चुनाव पूरा किया जाएगा। इसकी अवधि की समाप्ति से पहले, इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले
अब इसको समझिए, ये लाइन आपको समझ में आ गई क्या कि यदि आपसे पूछा जाएगा पंचायतों की अवधि कितनी है तो आप लोग बता लेंगे पंचायत की अवधि 5 वर्ष है। कब से है तो पहली बैठक से, फर्स्ट मीटिंग से है, बशर्ते कि इसे बीच में ही भंग ना कर दिया जाए। समझ में आया, यानी कि अवधि तो 5 साल बता दी गई। फिर उसके बाद क्या बताया गया, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन, यानी कि 5 साल अवधि पूर्ण होने से पहले पहले इलेक्शन करवा दिया जाना है। यहाँ पे ये लिखा है, यानी कि जो चुनाव है कब किया जाना है तो अवधि की समाप्ति से पहले करवाना है। ठीक, फिर क्या है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट डिसोल्यूशन। और दूसरी बात बताई गई है, यदि बीच में, यदि 5 साल की अवधि पूर्ण कर रहा है कोई पंचायत तो ठीक है, वो अवधि पूर्ण करने से पहले पहले चुनाव करवा दो। लेकिन यदि बीच में ही भंग हो गई है कोई पंचायत तो क्या करें, तो भंग के 6 महीने की अवधि से, 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पहले चुनाव करवाना है। अगेन बोलूं, फिर से बोलूं, अगर नहीं समझ में आया है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली बात बताई गई कि पंचायत की अवधि कितनी है तो पंचायत की अवधि 5 वर्ष है। कब से है तो पहली बैठक से, कब से है तो पहली बैठक से ये इनकी अवधि 5 वर्ष है, बशर्ते कि बीच में यदि भंग ना किया जाए तो 5 साल की अवधि ये पूर्ण कर लेंगे। लेकिन अब चुनाव कब करवाना है इनका, तो चुनाव के विषय में बताया गया है, तो चुनाव इस 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पहले चुनाव करवाना अनिवार्य है। फिर उसके बाद में यदि कोई पंचायत भंग कर दी जाती है 5 वर्ष से पूर्व ही, तो भंग होने की तारीख के 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पहले क्या करवाना है तो एक चुनाव करवा देना है। समझ में आया आप लोगों को, आगे देखते हैं। हाँ, परंतु जहां शेष अवधि जिसके लिए भंग पंचायत बनी रहती है यदि 6 माह से कम हो तो क्या करना है, तो 6 माह से यदि कम है तो कोई चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। यदि मान करके चलते हैं कि 5 वर्ष की अवधि अब पूर्ण बस होने ही वाली थी और उसके 5 महीने पूर्व ही क्या कर दिया गया, पंचायत को भंग कर दिया गया, तो देखा गया कि अभी तो 5 साल बस पूरे होने वाले, 5 महीना बचा है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 5 जो है यानी कि 6 महीने से तो कम हुआ, यानी कि 6 माह से कम की यदि अवधि बची रहेगी तो कोई चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं है। यदि हम मान करके चलते हैं कि अब भंग होने वाली, यहाँ पे पूर्ण होने वाले 5 साल तो कंप्लीट होने ही वाला है पंचायत का, लेकिन यदि देखा गया कि 8वें महीने में भंग कर दी गई है, 7वें महीने में ही भंग कर दी गई, तो फिर चुनाव करवा सकते हैं। क्या बताया गया, यदि अवधि समाप्ति से यदि 6 महीने से कम का समय यदि बचा है तो कोई चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं है। यदि 6 महीने से अधिक का समय बचा है तो बिल्कुल चुनाव करवाया जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए, हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है, किसी पंचायत के विघटन पर उसकी अवधि की समाप्ति से पहले गठित एक पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए जारी रहेगी। क्या बताया गया है, यदि इसे इस तरह भंग नहीं किया गया होता, यानी कि मान करके चलिए कोई पंचायत थी, 5 वर्ष की अवधि तो बता दिया गया कि अच्छा उसको ना 5 वर्ष रहना है, लेकिन उसे ना क्या कर दिया गया, उसे ना 2 साल के बाद में भंग कर दिया गया, यानी कि अभी तो उसका 3 साल बचा था, उसने तो कंप्लीट नहीं किया, तो एक ना नई पंचायत आई है, नई पंचायत यानी कि भंग की जगह पे आई है, तो अब वो कितने दिन के लिए बनी रहेगी, तो वो अपनी शेष अवधि कितनी है, इसका पूर्ण कितनी अवधि थी तो 5 थी, 2 तो इसने कंप्लीट कर लिया, अब ये भंग की जगह पे आई है ना, तो भंग की जगह पे आई है, इसका मतलब अब ये केवल 3 महीने के लिए बनी रहेगी, 3 साल के लिए बनी रहेगी, ना कि ये अपनी पूर्ण अवधि 5 वर्ष पूरी करेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे अगेन, अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, it shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved panchayats would have continued under clause 1 had it not been so dissolved। यदि पंचायत भंग ना की जाती तो वो तो बिल्कुल 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करती, लेकिन उसे भंग कर दिया गया 2 वर्ष की अवधि के बाद में ही, तो अब जो नई पंचायत गठित होगी तो वो केवल और केवल 3 साल के रहेगी, ना और किसकी अपेक्षा, 5 वर्ष की
अवधि की अपेक्षा वो केवल और केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए आएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं कुछ ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ पाएँ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्या है? 10 सेक्शन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है? धारा 10 क्या है हमारा? तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना। याद करो जब हमने परिभाषा देखी थी तो वहां पे हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ ग्राम पंचायत क्या होता है। तो उस परिभाषा ने हमसे बोला कि तुमको यदि तुमको जानना है ना कि ग्राम पंचायत क्या होता है, जनपद पंचायत क्या होता है और जिला पंचायत क्या होता है, तो जाओ जाकर के देखो धारा 10 की उपधारा 1, तो उसमें तुमको पता चल जाएगा ग्राम पंचायत क्या होता है। फिर जाकर के देखना धारा 10 की उपधारा 2, तब तुमको पता चलेगा कि जनपद पंचायत क्या होता है। फिर हमने पूछा था जिला पंचायत तो बता दीजिए, तो उस परिभाषा ने हमसे कहा कि यदि तुम्हें जिला पंचायत जानना है तो जाओ जाकर देखो धारा 10 की उपधारा 3, तब तुम्हें जिला पंचायत के बारे में पता चल जाएगा। तो हम आ गए हैं अब धारा 10 में, तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। ठीक है, देयर शैल बी अ ग्राम पंचायत फॉर एवरी विलेज स्पेसिफाइड एज अ विलेज। गांव के रूप में निर्दिष्ट प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होगी। अब ये बताइए गांव को निर्दिष्ट कौन करता है? तो गांव को निर्दिष्ट कौन करता है बताइए? गांव को निर्दिष्ट जो है गवर्नर करते हैं। कौन करता है? गवर्नर करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ब्लॉक को कौन अधिसूचित करता है? खंड को, तो उसको भी जो है गवर्नर करते हैं। अब ये बताइए जिला को कौन करता है? तो जिला को राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्या हमने ये सभी बातें पढ़ी हैं क्या? हाँ हमने बिल्कुल पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है हमने? तो आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देयर शैल बी अ ग्राम पंचायत फॉर एवरी विलेज स्पेसिफाइड एज अ विलेज। गांव के रूप में निर्दिष्ट प्रत्येक गांव के लिए क्या होगी? तो ग्राम पंचायत होगी। फिर क्या है? द गवर्नर मे बाय नोटिफिकेशन डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इनटू ब्लॉक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यपाल क्या करते हैं? तो राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी जिले को ब्लॉकों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, द नोटिफिकेशन शैल स्पेसिफाई द नेम ऑफ एवरी सच ब्लॉक, इट्स हेडक्वार्टर एंड द एरिया कंप्राइज्ड देयर इन। जो अधिसूचित कौन किया? राज्यपाल। क्या करने के लिए? तो जिला को ब्लॉक में विभाजित करने के लिए। फिर अब विभाजित तो कर दिए, तो उस अधिसूचना में होगा क्या? तो उस अधिसूचना में ऐसे प्रत्येक ब्लॉक, उसके मुख्यालय और उसमें शामिल क्षेत्र का नाम निर्दिष्ट होगा। क्या होगा? अब उस अधिसूचना में ब्लॉक होगा और ब्लॉक का हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय का है, और क्या होगा? तो उसका क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है उस ब्लॉक का, उस खंड का, ये रहेगा अधिसूचना में। फिर क्या है? For every block there shall be a जनपद पंचायत which shall be known by the name of the block। प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक जनपद पंचायत होगी जिसे ब्लॉक के नाम से जाना जाएगा, तो हमने बोला था अच्छा ये बताओ ग्राम पंचायत क्या होती है? तो ये बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव के लिए क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। हमने बोला कि जनपद पंचायत तो बताओ वो क्या होता है? तो बोले प्रत्येक खंड के लिए जनपद पंचायत होती है। फॉर एवरी ब्लॉक देयर शैल बी अ जनपद पंचायत। ठीक है, जो कि किस नाम से जाना जाता है? ब्लॉक के नाम से। विच शैल बी नोन बाय द नेम ब्लॉक, यानी कि फॉर एवरी ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक के लिए जनपद पंचायत होती है। ये समझ में आया? धारा 10 की उपधारा 1 और धारा 10 की उपधारा 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए, हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताओ जिला पंचायत क्या होता है? तो ये बोल रहे जिला पंचायत प्रत्येक जिले के लिए क्या होता है? तो प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत होती है। आप बोले हमने सोचा कि कुछ अलग बताओगे, यहाँ तो एकदम सामान्य रूप से बता दिए। तो हाँ बिल्कुल, इस अधिनियम में इसी तरीके से बताया गया है। ठीक है, फिर क्या है? परंतु तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन गठित प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्र के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन करेगी। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? प्रत्येक जिले में क्या होगा? तो प्रत्येक जिले में जिला पंचायत होगी। प्रोवाइडेड दैट फॉर
provided that every municipal corporation, municipal council or nagar panchayat constituted under the relevant law for the time being in force shall form separate administrative unit for the area within its jurisdiction। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये तो पंचायत की बात हो रही है, लेकिन नगरीय निकाय भी तो होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे बता क्यों, क्योंकि वो भी तो जिले के अंतर्गत आते हैं। तो क्या जिले में केवल जिला पंचायत होती है? तो नहीं, जिले के अंतर्गत तो बाकी चीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल भी होती है, नगर पंचायत भी होते हैं। यानी कि क्या क्या होता है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत भी होते हैं। तो इसीलिए बताया गया जो इनका गठन करना है, जो इनका गठन करना है, तो इस ये जो है जिस भी नियम के तहत में इनका गठन किया जाना है, तो वो जो है एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में इनका गठन किया जाएगा, जो कि जिला पंचायत से अलग रहेंगे। इनका जो है कार्य क्षेत्र जो है ये अलग ही रहने वाला। इनका अधिकार क्षेत्र किसका किसका? नगर निगम का, नगर परिषद का और किसका? तो नगर पंचायत का। इनका अधिकार क्षेत्र अलग है और ये अलग ही नियम से इनका गठन किया जाएगा। हालांकि ये भी जिला के अंदर ही आते हैं ये सब, लेकिन ये अलग ही एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इनका गठन किया जाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए आगे देखते हैं। हम आ जाते हैं अब धारा 11 में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का समावेश। पंचायतों का समावेश के अंतर्गत क्या दिया गया है, आइए देखते हैं, समझते हैं हम लोग। ठीक है, एवरी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एंड जिला पंचायत शाल बी बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 for village or notification under section 10 for Janpad Panchayat and Jila Panchayat as the case may be having perpetual succession and a common sale and shall by the said name sue and be sued and shall subject to the provision of this act and the rules made thereunder have power to acquire, hold or transfer property movable or immovable to enter into contracts and to do all other things necessary for the purpose of this act। इसका मतलब क्या बताया गया है कि जो भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये जो है इनका जो गठन किया गया है, तो यहाँ पे जो प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत विनिर्दिष्ट नाम से निगमित निकाय होंगे। इनका नाम दे दिया गया कि गांव के लिए क्या होगी, ग्राम पंचायत, यानी कि विलेज के लिए क्या है, तो ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद ब्लॉक के लिए क्या है, तो जनपद पंचायत। जिले के लिए क्या है, तो जिला पंचायत, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या है, तो जिला पंचायत। बिल्कुल, हमें तो पता चल गया। अतः धारा 3 के अंतर्गत निर्दिष्ट ग्राम अथवा धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचित जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सतत उत्तराधिकार एवं एक सामान्य सील और उक्त नाम से मुकदमा चलाएंगे और मुकदमा उन पर भी चलाया जाएगा। और इस अधिनियम स्यू एंड कैन बी स्यूड, ठीक है, और इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन चल या अचल संपत्ति को हासिल करने, रखने या स्थानांतरित करने, अनुबंध करने और अन्य सभी चीजें करने की शक्ति होगी, जैसा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अब क्या बताया गया है कि इनका गठन तो हो गया, फिर उसके बाद क्या इनके पास में कोई समावेशन है, तो हाँ बिल्कुल, ये अपने नाम से इनके नाम से ही क्या होगा, जो ऑर्डर निकलता है, तो ग्राम पंचायत का उनकी सील लगती है ना, ये ग्राम पंचायत की सील है, ये जिला पंचायत, ये जनपद पंचायत है, और ये क्या है, कॉमन सील एंड अ कॉमन सील एंड शाल बाय द सेड नेम। तो इनके लिए क्या होगा, जिला पंचायत, यानी कि सबकी अपनी, इनका सबका अब अपना कार्य क्षेत्र होगा, अधिकार क्षेत्र होगा, और उसके तहत ये अब उसके तहत रहते हुए अनुबंध भी कर सकेंगे, और उसके साथ में इनके पास शक्तियां भी होंगी, एवं ये चल एवं अचल संपत्ति को स्थानांतरित करने की भी शक्ति रखेंगे। जैसे कि हम मान करके चलते हैं, अभी जो है हाल ही में क्या हुआ है कि 15वीं राष्ट्रपति जी आई हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी निर्वाचित होकर के आई हैं। अब इसके बाद अब हम बोलेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई हैं। अब जब राष्ट्रपति बन गई हैं, इसका मतलब राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार हैं एवं जितने भी कार्य हैं अब कौन करेगा, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों? बस यहाँ पे यही बताया गया है। क्या बताया गया, अब इनका गठन तो हो गया, ये तो हो गए, ग्राम पंचायत आ गई, जनपद और जिला पंचायत ये सब आ गए। अब इस
जो ये रहेंगे, इनका जो गठन हुआ है उसके तहत में अब इनके पास पावर है कि ये किसी भी चल अचल संपत्ति को स्थानांतरित कर सकते हैं, अनुबंध भी कर सकते हैं, एवं इनके पास अन्य सभी शक्तियां होंगी, या फिर ये किसी के विरुद्ध ये मुकदमा भी चला सकते हैं। ऐसा इस यहाँ पे किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 11 के अंतर्गत दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? कहीं पे कुछ चीज समझ में ना आए तो अगेन मैं बोलूंगी कि आप बिल्कुल मुझे बताएंगे। और जहाँ पे जो चीज, अब देखिए यहाँ पे हमें देखना क्या है, तो हमें ना जैसे कि हम ADEO एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ADEO एग्जाम के लिए तो हमें तो सब चीज पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें एक किस तरीके से पढ़ना है कि चीज़ें हमें समझ में आए, चीज़ें हमें याद हो। अब यदि आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जैसा कि हम मान करके चलते हैं CGPSC में भी इसके पंचायती राज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपसे ना प्रावधान केवल पूछे जाएंगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस धारा में क्या दिया है, किस धारा में। आप यदि ध्यान दें तो मैं आपको धारा रटाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा, आपसे प्रावधान पूछे जाएंगे कि क्या क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है, डेफिनेटली आपको याद होगा ही है, ठीक है। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।